धन्यवाद। अतिथि तुम कब जाओगे, चाहे तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ से क्या जाहिर होता है कि इस पाठ के माध्यम से शरद जोशी ने वैसे व्यक्ति के विषय में चर्चा किया है जो किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते हैं और उनके घर पर ज़्यादा दिन तक रहकर उनका सर दर्द बन जाते हैं। वैसे लोगों के विषय में इन्होंने व्यंग किया है। सबसे पहले ये शरद जोशी, इनका जन्म हुआ था 1931 में और ये मृत्यु को प्राप्त हुई 1991 में। इनका जब मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को अपनी आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां भी लिखी, लेकिन पूरी तरह व्यंग लेखन, ये देखो व्यंग लेखन, ये व्यंग लेखन करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम, अतिरिक्त हास्य व्यंग धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी एक हैं। ये भी एक व्यंग ही है। तुम कब जाओगे अतिथि, ये व्यंग है। व्यंग का मतलब कि कवि जो है किसी दूसरे चीज का माध्यम लेकर के दूसरे परिस्थिति को इंगित कर, जैसे आप फिल्म वगैरह में देखते हैं, पात्र चेंज करके किसी समसामयिक घटना के आधार पर फिल्में बनती है। तो उसी तरह से ये शरद जोशी जो थे मुख्य रूप से व्यंग्यकार थे। शरद जोशी की प्रमुख कृतियां परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह प्रतिदिन, दो व्यंग नाटक, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं, देखिए मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। ये सारे इनके व्यंग हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो कहा कुछ और जा रहा है, उसका अर्थ कुछ और होता है। उसी तरह से ये व्यंग करते थे। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल सहज है। मुहावरों और हास्य प्रयास समझते हैं, हंसी मजाक का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से नहीं बच सका। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों को बेबाक माने स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित होता है, बहुत कुछ सोचने को विवश हो जाता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी ने एक ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं। अतिथि किसे कहते हैं, जिनके आने की तिथि मालूम न हो, उसे कहते हैं अतिथि। तो वहीं चले आते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। भले ही उनका टिके रहना मेजबान को कितना भी भारी क्यों न पड़े, लेकिन वो जाएंगे नहीं। जब तक उनका खटिया खड़ा नहीं कर देंगे तब तक हिलने वाले नहीं है। लात जूता खाएंगे लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे। ये बात। अच्छा अतिथि कौन होता है, देखिए इसमें दिया है कि अच्छा अतिथि कौन होता है, जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दूध में मानी करके विदा हो जाए। अच्छा अतिथि कौन होता है, जो अपने आने की सूचना दे, जो अपने आने की सूचना न दे, जो आने के बाद 10 दिन रुक जाए और जो आने के बाद दूसरे दिन चल दे। 4 गो ऑप्शन हुआ ना, इसमें एक वो सही होगा। उस तरह से आप ध्यान में रखेंगे।
हर एक बात को ध्यान रखिएगा। मेजबान मतलब क्या होता है? मेजबान को माने समझते हैं, जिनके घर अतिथि आते हैं उसको कहते हैं मेजबान। सोचने पर विवश, विवश मतलब लाचार, विवश मतलब लाचार। वर्ड मीनिंग को भी ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यू में वर्ड मीनिंग भी हम दे सकते हैं। अब पाठ पर गौर करेंगे। दरअसल में इस पाठ में क्या है? आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि 4 दिन आया हुआ हो गया है। अब चौथे दिन के बाद जिनके घर अतिथि आया है, लेखक के दिमाग में अब क्या कहते हैं, उलझन की बादलें छटनी आनी शुरू हो चुकी हैं कि यह अतिथि अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसका नहीं जाने का मतलब हुआ मेरी आर्थिक परिस्थिति और लचर से लचर होती जा रही है। उसके बाद तुम बैठे निसंकोच, मतलब बिना किसी सोच के, निसंकोच मतलब बिना किसी सोच के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। देखिए, नम्रता से फड़फड़ाना, नम्रता से फड़फड़ाना, इसका मतलब कि कैलेंडर की तरफ इशारा करने का मतलब क्या है लेखक का, कि भाई कैलेंडर को देखो, कैलेंडर में तुम देखो कि तुम 4 दिन तुमको आए हुए हो गया और अभी तक तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तो कैलेंडर की तारीखें नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। नम्रता से मतलब समझदारी से, नरम व्यवहार से तुमको समझाया जा रहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूं कि अब भी तू अपने घर चले जाओ, मेरे यहां बहुत परेशानी बढ़ रही है। अपनी विगत मतलब बीते हुए 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत मतलब लगातार, सतत आतिथ्य मतलब आदर सत्कार का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत शब्द का माने क्या होता है? मालूम होना। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स मतलब चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम मेरे यहां रुके हो। देखो, उदाहरण दे रहा है कितना लंबा चौड़ा। बोला कि तुम कितने निर्लज हो कि चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स जो थे, चाहे नील आर्मस्ट्रांग हो, चाहे यूरी गैगरिन, ये लोग हैं ना, ते लोग चंद्रमा पर गए तो इतनी लंबी यात्रा करके भी वो लोग वहां उतने दिन तक नहीं रुके। आज तुम कौन सी लंबी यात्रा पर आए हो कि मेरे यहाँ 4 दिन से डेरा डाले हुए हो और कहने के बावजूद भी नहीं जाते हो, कहने के बावजूद भी जाते नहीं हो। एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग जिंदगी, निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उस समय, यह हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? बोलते कह रहे भाई, तुम अपने भारी भरकम पैर से मेरे जमीन पर अपने चरण को अंकित कर चुके हो, मुझसे संबंध बना चुके हो। चाहे मैं तुम्हारा काका लगता हूं, चाहे चाचा लगता हूं, चाहे भाई लगता हूं, वो सब तो हो गया।
4 दिन हो गए, अब तुम्हारा ये उच्च टाइम चल रहा है, हाई टाइम, मतलब जाने के लिए एकदम पिक पॉइंट है। अब तुम किसी परिस्थिति में मेरे घर से चले जाओ। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुमको पुकारती नहीं है? तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे घर में कोई नहीं है तुमको तुम्हारी ख्याल रखने वाला, जो यहां निधड़क पड़े हुए दूसरे के घर में पड़े हुए हो। उस दिन जब तुम आए थे तो मेरा हृदय किसी अज्ञात, अज्ञात मतलब अनजान, जिसके विषय में नहीं जानते, आशंका मतलब संदेह से धड़क उठा था। अंदर अंदर मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ मतलब जिसमें रुपया पैसा रखते हैं, पर्स। पुराने जमाने में लोग बटुआ रखते थे। शोले फिल्म देखा है? उसमें देख रहा है अमजद खान को, गब्बर सिंह खैनी निकालता है बटुआ से, इस तरह करता है, उसमें डोरी लगा हुआ है। ये क्या, वो कपड़े का बटुआ दर्जी लोगों को बोलेगा तो सी देगा सब, लेकिन आज के में बटुआ कौन रखता है? लेकिन किसी व्यापारी को हम देखते हैं गर्दन में इस तरह से पैसे का बटुआ रखता है। जब पैसा ये रिजकी लेना होता है किसी से, तो वहीं बटुआ शब्द का मतलब बटुआ कांप जाना। इसका मतलब कि मेरी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाना। अतिथि जब से तुम आए हो, तुम्हारे आदर सत्कार में मेरा बटुआ कांप गया है, मतलब ये हुआ। उसके बावजूद एक स्नेह भींगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल देना, एक मतलब कि खाने में आइटम को बढ़ा देना। दही हो गया, रायता हो गया, 2 किस्म का सब्जी हो गया, अचार हो गया, किसी के मुंह में पानी आ रहा है, मीठा हो गया, तरह तरह का भोजन का आइटम मैंने डिनर में बदल दिया। रात में अपने घर में जो खाते थे वो अलग है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल दिया गया। इसका कारण कि हम लोगों के दिमाग में था कि कल या परसों तुम चले जाओगे, इसीलिए तुम्हारे आदर सत्कार में हम लोग किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है, बात सही है, किसी के यहाँ कोई आता है तो पहले दिन उसका आदर सत्कार और 2 दिन रहने के बाद आदर सत्कार, दोनों में अंतर हो जाता है ना, होता है कि नहीं? वही बात। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां, रायते के अलावा हमने मीठा भी बनवाया। इन सारे उत्साह और लगन के मूल में एक ही आशा थी। क्या आशा थी? कि कल तुम चले जाओगे, यही आशा थी। तीसरे दिन सुबह में तुमने मुझसे कहा, एक लाइन छूट गया, दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मेहमान नवाजी, अतिथि की खातिरदारी। मेहमान नवाजी का मतलब अतिथि की खातिरदारी की छाप अपने हृदय पर ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक कहता है कि दूसरे दिन मैंने तुम्हारा पहला दिन आदर सत्कार इसलिए किया कि दूसरे दिन आप यहाँ से चले जाएंगे, हम बोलें कि रुक जाओ, आप कहिएगा कि नहीं रुकेंगे, उसके बाद हम तुमको स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे, उसके बाद आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली। पीड़ा पी जाना मतलब अपने दुख को दबा लेना। किसी के प्रति कोई आक्रोश है, उसको जब वो अंदर ही अंदर मार लेते हैं तो उसे कहते हैं दुख को पी जाना। पीड़ा मतलब दुख होता है। और प्रसन्न बने रहे, ऊपर से प्रसन्नता दिखाए हैं लेकिन अंदर से तकलीफ है। स्वागत सत्कार के दिन उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। लंच की गरिमा प्रदान की यानी लंच में भी तुमको अपने जो रोज खाते हैं उससे अच्छा ही तुमको खिलाया।
और रात्रि को तुम्हें मिला सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई। भींगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये सारी बातें क्या लेखक अतिथि से कह रहा है? आखिर अपने मन में सोच रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि अगर ऐसा होता। लेकिन इशारा तो जरूर कर दे रहा कि हम चाहते हैं कि तुम मेरे घर से जाओ। इशारा तो कर रहा है लेकिन स्पष्ट बोल नहीं रहा है। तीसरे दिन सुबह में तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूं। यह आघात अप्रत्याशित था। आघात मतलब चोट, अप्रत्याशित मतलब जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सके, बर्दाश्त से बाहर वाला। जब वो बोला कि अब हमारा कपड़ा गंदा होता है, लॉन्ड्री में धुलवाना चाहते हैं, तो उसके बाद इसकी चोट मार्मिक थी, हृदय तक छूने वाली। मार्मिक मतलब हृदय तक छूने वाली। तुम्हारे सामीप्य की बेला, सामीप्य मतलब नजदीकी, बेला मतलब समय, एकाएक यूं रबड़ की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। तुम्हारे सामीप्य की बेला रबड़ की तरह इतनी लंबी खींच जाएगी, तुम 5 दिन मेरे यहां रहोगे, यह मुझको आशा नहीं थी। इस तरह से लेखक कहता है। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता ही नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अतिथि किस अंशों में अतिथि रहता है और कब राक्षस बन जाता है। तो आपको उत्तर होगा कि अतिथि अगर आया, आज आया और कल अगर चल दिया तो अतिथि बना रहता है, लेकिन 2 से 3 दिन अगर रुक गया तो वह अतिथि जिसके यहाँ आता है उसको राक्षस के रूप में दिखाई देने लगता है, राक्षस के रूप में। किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, कहाँ है लॉन्ड्री। लेकिन लॉन्ड्री की बात जब बोला तो इसके मन में एक आशा जगी, हो सकता है कपड़ा धुलवा ले और तुरंत यहां से चल दे, ऐसा विचार इसके दिमाग में आया। चलो चलते हैं, मैंने कहा। अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहां जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। पत्नी ने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? बोला कि इनके कपड़े धुलवाने हैं। अब पत्नी का क्या, देखो यह स्थिति क्या हो जाती है। पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आंखें बड़ी हो जाना एक मतलब कि परेशान हो जाना, विशेष परेशान हो जाना। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखकर मैं अकेलेपन की यात्रा को समाप्त कर दिया था। अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका से के भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। पत्नी के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा जब बोला कि इसके कपड़े हम लॉन्ड्री में देने जा रहे हैं। तो खासकर जो गृहिणी होती है, घर के तजुर्बे के मामलों में मर्द से आगे होती है। औरतें घर में, उनके अंदर जो घर का अनुभव होता है, बहुत मर्द को ऐसा नहीं होता है। तो पत्नी ने जब सुना कि इसके कपड़े लॉन्ड्री में जा रहे हैं, तब उसके दिमाग में बैठ गया कि ओहो, लगता है कि 2-4 दिन और रुकने वाला है। इसलिए कि अगर हमको जाने का मन होगा तो अगर गंदा ही कपड़ा है तो अपने घर जाके नहीं धुला सकते हैं। अतिथि जिसके यहाँ गए हैं वही धुलाया कपड़ा है। हम जाना है तो चले जाएंगे, गंदे पहन के चले जाएंगे, अपने घर जाके धुलवा लेंगे। लेकिन इस सब आशंका से स्त्री का मन क्या होता है, दुखी हो जाता है, भारी हो जाता है कि लगता है कि अधिक दिन तक ये ठहरने वाला है। तो कभी ये लेखक की जीवनी और पाठ का आधा हिस्सा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से आपसे कुछ हम प्रश्न पूछते हैं, तैयार हैं? चलो आओ। तीसरे दिन अतिथि ने लेखक से क्या कहा? इधर देखो, इधर इधर देखो।
तीसरे दिन मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे धुलवाने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, तुम आओ, तुम चलो। क्या नाम है आपका? इधर इधर, क्या नाम है? परवेज अहमद। अच्छा, परवेज अहमद जी, आप बताइए, लॉन्ड्री की बात जब लेखक ने अपने पत्नी से कहा तो उसके ऊपर क्या असर हुआ? वो क्या सोचने लगी अतिथि के संबंध में? जब लेखक ने अपनी पत्नी से बताया कि अतिथि का कपड़ा लॉन्ड्री में देना है, तो वो सोचने लगी कि लगता है अतिथि अधिक दिन तक रुकेगा। लगता है अतिथि अधिक दिन। अच्छा, ये बातें जो है लेखक की पत्नी प्रसन्न दिल से बोली कि दुखी दिल से बोली? क्यों? आखिर उसका दिल दुखी क्यों था? उसका दिल दुखी इसलिए था क्योंकि मैं प्रश्न को घुमा फिरा के इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ताकि मेरी इच्छा है कि आप पाठ को सही ढंग से समझें कि नहीं। हाँ बोलिए। जो अतिथि होते हैं वो 1 से 2 दिन में चले जाते हैं, लेकिन जो अतिथि उनके घर आया था वो रुका था। कै दिन रोका था? कितने दिन 18 था वो? 4 दिन। थैंक यू, चलिए अच्छी बात है। तुम आओ इधर। इस कब जाओगे अतिथि, इस शीर्षक के लेखक कौन है? शरद जोशी। शरद जोशी मुख्य रूप से क्या थे? ये जो लेख लिखे हैं ये मुख्य रूप से क्या है? शरद जोशी मुख्य रूप से व्यंग्यकार थे। अब इस आधार पर बताइए कि ये पाठ क्या है, समाज के ऊपर क्या है ये पाठ? व्यंग्यकार लेख है कि व्यंग है? चलिए, तुम पीछे पीला, चलो इधर। कौन सा ड्रेस है ये? कौन हाउस है पीला वाला? रामन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, वैज्ञानिक, उन्हीं के नाम पर है ना? अच्छा, इस पाठ में पहला दिन अतिथि का सामना जब लेखक से होता है तो क्या चर्चा होती है? लेखक क्या कहता है? खा के नहीं आया है, बोलो, तेज बोलो। नहीं, खाने की बात तो दूसरे। चलिए चलो, तुम पीछे आप आइए, उसको भेजो। हाँ, अतिथि, पहले तो ये बताइए कि अतिथि लेखक के यहाँ कितना दिन तक रुकता है? 4 दिन तक। 4 दिन तक रुकता है। 5वें दिन जाने को उसको जबरदस्ती तैयार कराता है। तो सबसे प्रथम दिन जब अतिथि मिलता है लेखक जब अतिथि से मिलता है तो वह क्या चर्चा करता है? क्या बोल रहा है शुरू में? पाठ के पहले अंश में चलिए, क्या बोलता है, क्या कहता है, बात करता है? तो ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा? चलो, कौन बताएगा इसमें से? इधर बीच वाले में से कौन बताएगा? इसका मतलब है कि हम किसी मशीन की तरफ बकबक करते हैं, तुम लोग अपने आप में लगे हुए हो, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। तो 9th क्लास है ना, तो इसमें MCQ हमको बनाना है, हम बनाएंगे तो समझना उस वक्त माथा पकड़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अरे वो कैलेंडर वाली चर्चा करता है कि नहीं शुरू में?
कहता है कि ये देखो कैलेंडर लटका हुआ है, इसकी तारीखें जो है नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। चौथे दिन करता है ना, चौथे दिन कि पहले दिन? चौथे दिन ही, मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं बोलता है, चौथा ही दिन मैंने पाठ जब शुरू होता है तो शुरू में यही ना चर्चा करता है उससे। तो आप आइए, लेखक के अतिथि के सम्मान में अपने पत्नी के सहयोग से क्या क्या व्यवस्था करता है? डिनर में क्या क्या है? हाँ हाँ, 2 किस्म की सब्जी, रायता और मीठा, यही है डिनर की तैयारी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि डिनर की तैयारी, इतना सुंदर भोजन कराने के पीछे क्या राज है? लेखक और उसकी पत्नी क्या सोचते हैं? दो 3 दिन में चलिए, तुम आओ। लंच को गरिमा प्रदान करना, इस शब्द का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन को लंच की गरिमा प्रदान करना, इसका अर्थ? हाँ, थैंक यू, अच्छा बोली। चलो, लंच की गरिमा का प्रदान करने का मतलब कि लंच में जो अच्छा से अच्छा भोजन कराया जाता है, जैसे लंच में अक्सर चावल दाल खाते हैं, उसमें पापड़ होना चाहिए, दाल में घी होना चाहिए, ये सब लंच की गरिमा हुई, है ना। देखो, शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से महंगा है। शाकाहारी भोजन अगर कराना पड़े तो उसमें कितना आइटम है उसका कोई ठीक नहीं है। मांसाहारी में तो बस बहुत कम में काम निकल जाता है। शाकाहारी भोजन बहुत महंगा है आज के युग में, इसलिए लंच की गरिमा, उसमें सब्जी अलग अलग व्यंजन हो, उसके बाद चावल हो, दाल हो, घी हो, पापड़, अचार, क्या क्या बहुत कुछ हो सकता है। तो लंच की गरिमा प्रदान करने का मतलब ये हुआ। आगे इस लेख के माध्यम से तुम आती नहीं है रोज रोज स्कूल? कल आई थी? चलो, इस पाठ के माध्यम से शरद जोशी समाज को क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, अच्छा, तुम चलो, तुमको बुलाते आओ, तुम ही को। हाँ, अतिथि कब अतिथि रहता है, कब राक्षस बन जाता है? इधर देखो कि तुम्हारा कम से कम उसमें चेहरा तो आएगा। हाँ, चलो ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं? तुम आओ। तीसरे दिन जो बात होती है अतिथि और लेखक के साथ, उसमें लेखक अतिथि के विषय में क्या क्या सोचता है? यही सोचता है। अभी हम उससे प्रश्न करते, उधर घूम के बात कर रहा था। यही सब करने के लिए आता है स्कूल में। जाओ, नहीं आते हैं।
थैंक यू।